नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही परिवार धर्मेंद्र अकेडमी में। मित्रों, आप सभी की ढेर सारी कमेंट्स थी कि सर डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के लिए प्रारंभ करिए, आपकी जो तैयारी है मित्रों। तो आप सभी की कमेंट्स के आधार पर हम आज से प्रारंभ कर रहे हैं आपकी जो आपका फोर्थ सेमेस्टर है, चतुर्थ सेमेस्टर के लिए आपके चतुर्थ प्रश्न पत्र रहेगी, जो कि आपका मैथ का है। और मैथ के प्रथम अध्याय से हम प्रारंभ करेंगे। जो आपका अध्याय है वो करड़ी, वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल तथा इन पर आधारित संक्रियाओं पर आधारित है मित्रों। लेकिन इतना हमारा पूर्ण विश्वास है, अगर ये हमारी जो क्लास 1 से लेकर के अंतिम क्लास तक जो आपको फोर्थ सेमेस्टर के लिए मैथ की प्रोवाइड करी जाएंगी, तो अगर ये आपने कंप्लीट क्लास देखी मित्रों, तो हमारा संभवतः जो लक्ष्य है, जो मैथ का जो आपका 25 अंक होते हैं, वह हम पूर्ण अर्जित कर पाएंगे मित्रों। ऐसा हमारा विश्वास है और प्रयास भी रहेगा, क्योंकि आपको जो डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर की जो गणित की क्लासेस प्रारंभ की जा रही है यहाँ से, जो बेहतर तरीके से बिल्कुल एक्सप्लेन के साथ आपको तैयार किया जाएगा, जिससे कि आप जब भी एग्जाम में प्रिपेयर करें तो आपके जो अंक हैं वो कंप्लीट अंक अर्जित हों। और इसी तरह हमारे इसी क्रम में आपको साइंस एंड आपके अदर सब्जेक्ट की हैं, उसी क्रम में आपको भी वो वीडियो प्राप्त होती रहेंगी मित्रों। तो बेहतर तैयारी करेंगे हम फोर्थ सेमेस्टर की भी। और बीच बीच में हमने रणनीति ये बनाई है मित्रों कि थर्ड सेमेस्टर की भी आपको जो हमारे इंपॉर्टेंट है मॉडल पेपर आपको प्रोवाइड होते रहेंगे, क्योंकि आपके थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम संभवतः जुलाई या उससे पहले होने की संभावना है। अभी तक पीएनपी का जो रुख है वो स्पष्ट नहीं हो पाया है, थोड़ा सा शासन के जो निर्णय चल रहा है मित्रों। लेकिन संभवतः हम ये भी करेंगे, थर्ड सेमेस्टर को भी ध्यान रखेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रणनीति बेहतर होनी चाहिए किसी भी एग्जाम में बेहतर परफॉर्मेंस के लिए मित्रों। तो अगर आप क्लास 1 से लेकर के क्लास जो हमारी अंतिम क्लास होगी, वो सभी आपको क्लास 1 से लेकर के चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी मित्रों। इसलिए फोर्थ सेमेस्टर की जो चैनल की प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर के आप बेहतर तरीके से इस प्रथम क्लास से लेकर के अंतिम क्लास तक देखेंगे। अगर आप प्रथम क्लास से नहीं प्रारंभ कर पाते हैं मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू व्यूअर्स हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब करने के पश्चात जो पास में बेल आइकन है उसे जरूर दबाएं, क्योंकि जब भी हम महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आएंगे तो सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा मित्रों। और वर्तमान और भविष्य दोनों में जो हमारे जो शिक्षक संबंधी भर्तियाँ हैं, यूपी टेट, सी टेट, मोर देन जो भी टीचर्स एग्जाम है, उन सभी के लिए बेहतर हमारी टीम तैयार है। आपको संसाधन जलते ही मिलते ही आपको बेहतर क्लासेज प्रोवाइड होंगे। इसलिए मित्रों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए जो हमारा टेलीग्राम है धर्मेंद्र अकेडमी विदाउट स्पेस, उसे सर्च कर लीजिए और वहाँ पर आप लेटेस्ट पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल निःशुल्क रहेंगे मित्रों। तो देर न करते हुए जो आज की क्लासेज है उसको प्रारंभ करते हैं। तो जो आपका पहला ही टॉपिक हम लेकर आए आपके लिए, घातांक एवं करणी। जी हाँ मित्रों, घातांक एवं करणी जो आपका पहला ही टॉपिक है, उसमें से क्योंकि घातांक एवं करणी को करणी को समझने से पहले आपको घातांक को समझना होता है, क्योंकि घातांक और करणी एक दूसरे के पूरक होते हैं, एक दूसरे से आपस में घनिष्ठ संबंध रखते हैं मित्रों। इतना याद रखना है, क्योंकि जब तक घातांक नहीं समझ पाओगे तो करणी नहीं समझ पाओगे। ठीक है, इसलिए घातांक को समझना बेहद जरूरी है। घातांक इट मीन्स इंडिसेज, ठीक है, यानी इंडिसेज को किस तरह समझेंगे। तो मान लीजिए हमारी जो कोई पूर्ण संख्या है, ए क्या है हमारी, ए आपकी कोई पूर्ण संख्या है, ठीक है। और यदि ए को हम m बार मल्टीप्लाई करते हैं, कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, m बार मल्टीप्लाई करते हैं, a इंटू ए। इसी तरह इसको m बार जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपसे बोला जाएगा कि भाई a को जब m बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या प्राप्त होने वाला है। तो आप बताएंगे कि हमें a की पावर m प्राप्त होगा। तो यहाँ पर आप बता पाएंगे कि जो a है यह इसका आधार होगा। क्या होगा इसका, a इसका आधार होगा, जबकि ये घात है m है, ये इसकी घात कहलाएगी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो m है, इस राशि a राशि जो है उसका आधार a है और a राशि की जो घात है वो m होगी। आपको ज्ञात होना चाहिए कि राशि हमारी दो प्रकार की होती हैं, ठीक है, जिसमें आपके चर, ठीक है, और अचर, ये भी आपको ज्ञात होना चाहिए। कई बार चर और चर से प्रश्न आपके एग्जाम्स, अदर एग्जाम्स हैं, यूपी टेट में बन जाता है। तो चर वे राशियां होती है जो समय के अनुसार इनकी वैल्यू बदलती रहती है, जैसे ए से लेकर के ABCD से XYZ तक। अचर हमारे प्राकृतिक नंबर्स होते हैं, ठीक है, तो ये आपको याद रखना होगा। तो हम बता पाएंगे कि ये जो है हमारी घातांक में a इसका आधार है, m इसकी घात है। अगर आपसे यही प्रश्न पूछ लिया जाता है कि बताइए भाई इसमें जो है 5 की पावर 2 है, ठीक है, तो पूछ लिया जाता है कि घात और इसका आधार क्या होगा। तो आपको बताना होगा 5 जो है इसका आधार कहलाएगा। क्या कहलाएगा, जो 5 है वो इसका आधार कहलाएगा, और इसकी 2 जो है वो इसकी घात कहलाएगी। और घातांक के संबंध में कई बार इस तरह भी आपने इंटीग्रेट कर देते हैं, उसको प्रदर्शित करते हैं कि कोई बड़ी या छोटी संख्या है, ठीक है। यदि कोई बड़ी या छोटी संख्या है तो उसको किस तरह आप लिख पाएंगे।
तो पूछा जाता है कि बड़ी या छोटी संख्या को उसके मानक रूप में, ठीक है। तो मानक रूप से आप याद रखना होगा कि मानक रूप अगर में होता है क्या है। तो मानक रूप इसको अंग्रेजी में स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म ये आपको याद रखना होगा। तो इसका मतलब ये होता है कि कोई भी छोटी संख्या या बड़ी संख्या जब हमें मानक रूप में लिखना होगा तो इसे m इंटू 10 की पावर n के रूप में दर्शा देंगे। मान लीजिए आपसे 4 लाख का पूछा जाता है कि 4 लाख को इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए, ठीक है। तो आप इसे दर्शाएंगे 4 इंटू 10 की पावर 5। ये इसका मानक रूप या स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। कई बार घातांक के रूप में इसको भी इंक्लूड कर लिया जाता है। तो ये भी आपके लिए समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि यूपी टेट में आपकी कई बार मानक या रूप में छोटा सा प्रश्न बन जाता है, इसलिए और आपके एग्जाम में भी आपको संपूर्ण जानकारी आपको होनी चाहिए। और नेक्स्ट है इसका है, अब आते हैं हम इसके घातांक के नियम, ठीक है। तो घातांक के नियम क्या होते हैं, ठीक है। तो चलिए घातांक के नियम पर चलते हैं हम। तो सबसे पहले हमारा जो पहला नियम होता है, घातांक के नियम से पहले हमें उसकी डेफिनेशन समझनी होगी, आखिर में घातांक के नियम क्या होते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए यदि कोई x और y कोई शून्योत्तर है। शून्योत्तर का मतलब ये होता है मित्रों कि शून्य के अलावा यानी शून्य को छोड़ करके, ठीक है, कोई परिमेय संख्या हो सकती है। क्या हो सकती है? कोई परिमेय संख्या हो सकती है, ठीक है। परिमेय संख्या हो सकती है कोई, या mn कोई भी पूर्णांक हो सकते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना होगा, mn कोई पूर्णांक हो सकते हैं, ठीक है। तब है हमारा प्रथम नियम है जो कार्य करेगा। तो प्रथम नियम हमारा क्या कहलाएगा? जो पहला नियम है कि यदि x की पावर m है, क्या यदि x की पावर m है इंटू x की पावर n है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हैं? यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि x जिसका आधार और इसका आधार दोनों ही समान हैं। यानी जब आधार क्या हो? बेस समान हो, ठीक है। जब बेस समान हो तो जो घातें होती हैं वो आपस में क्या होती हैं? जुड़ जाएंगी। किस तरह जुड़ेंगी? चलिए क्लियर करते हैं। तो जो पहला नियम है हमारा, आपका स्पष्ट करते हुए चलते हैं। तो पहला नियम था यदि x आपकी कोई राशि है, इसकी घात m है, इंटू अगर x आपकी कोई राशि है, इसकी घात n है, तो जब बेस समान होगा तो ये आधार आपस में क्या हो जाते हैं? जुड़ जाएंगे। तो हमारे पास जो प्राप्त होगी राशि वह हो जाएगी x की पावर m प्लस के n, ठीक है। m प्लस के n जो आपको प्राप्त हो जाएगी। जैसे अगर एग्जाम्पल से समझते हैं, आपसे में प्रश्न बनता है कि मान लीजिए 2 की पावर 5 है इंटू 2 की पावर 6 है, ठीक है। और आपसे पूछा जाएगा कि इसका मान ज्ञात कीजिए या इसको सरल कीजिए। तो देखिए यहाँ पर हम क्या पा रहे हैं, इसका जो बेस है यानी कि जो आधार है वो समान है। जब आधार समान होगा तो हमारा प्रथम नियम क्या कहता है? हमारा नियम ये कहता है कि अगर आधार समान है, घात अलग अलग है, क्या आधार समान है, घात अलग अलग है, तो ये आपस में जुड़ जाएंगी। जो 2 की पावर 5 प्लस के 6 हो जाएगा। तो इस तरह हम इसको पूरे रूप से 2 की पावर 11 लिख पाएंगे। क्या लिख पाएंगे इसको हम लिख पाएंगे 2 की पावर 11, ठीक है। जैसे समझ लीजिए आप अच्छी तरीके से, ये 6 है, दो की पावर यहाँ पर 6 था तो जुड़ जाएगा आपका 2 की पावर 5 प्लस 2 की पावर 6 बराबर 2 की पावर 11, जो कि आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह हमारा जो घातांक का पहला नियम है आप समझ पाए होंगे। और सेकंड नियम हमारा क्या कहता है? सेकंड पावर m है इंटू y की पावर m है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो पावर है वो समान है, लेकिन आधार अगर असमान है, ठीक है, तब हमारा ये द्वितीय नियम ये बताता है कि इन दोनों का आपस में x इंटू वाई और m इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी पावर इसकी हो जाएगी, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसकी पावर m हो जाएगी। जैसे कि अगर आपसे प्रश्न बनता है कि 2 की पावर 5 इंटू 2 की या 3 की पावर 5, ठीक है। तो ये दोनों का जो पावर है वो समान है, लेकिन बेस जो है वो आधार असमान है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 2 और इनका दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 की पावर आपका 5, इस तरह इसका सरलतम रूप हो जाएगा और हमारा आंसर इस तरह अगर प्रश्न बनता है तो। नेक्स्ट है मित्रों आपका तीसरा नियम। तीसरा नियम क्या कहता है? हमारा घातांक का तृतीय नियम। तो देखिए घातांक का जो तीसरा नियम है वह बेहतर है। चलिए तो अध्ययन करते हैं तीसरा नियम हमारा क्या कहता है, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यदि x की पावर m है, ठीक है, और भाग है, ठीक है, क्या है? भाग।
x की पावर n है। यहाँ पर याद रखना होगा बेस आधार समान है या नहीं, ठीक है, ये भी आपको देखना होगा, ठीक है। जब बेस समान है तब ये आपस में क्या हो जाएगा, पावर जो होती हैं आपस में घट जाती हैं, ठीक है, याद रखेंगे x की पावर जो m माइनस n हो जाएगा। अगर प्रश्न बनता है आपसे कि मान लीजिए 4 की पावर 5 है भाग 4 की पावर 2 है, ठीक है, तो उस सिचुएशन में आप इसको सरलतम कीजिए या सरल कीजिए, तो हम कर देंगे कि भाई 4 की पावर आपस में, क्योंकि ये हमारे तृतीय नियम को फॉलो कर रही है, तो 5 4 की पावर 5 माइनस के 2 हम इसको घटा देंगे तो 5 में से 2 जाएंगे तो 4 की पावर 3 लिख सकते हैं, या जो 4 का है इस तरह भी आंसर आप लिख सकते हैं, 64 भी लिख सकते हैं, ठीक है, वो आपके आंसर या ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको देखना होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका हमारा चतुर्थ नियम है। चतुर्थ नियम के लिए आपको याद रखना होगा नियम नंबर 4, ठीक है। चतुर्थ नियम हमारा क्या कहता है कि यदि x की पावर m है भाग, ठीक है, और y की पावर m है, ठीक है। देखो ये भाग का दूसरा नियम है, ठीक है, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जहाँ पर हमारे जो बेस थे वो समान थे, लेकिन यहाँ आधार असमान है क्योंकि x की पावर m है और y की पावर m है। जब यहाँ पर आधार असमान हो और पावर समान हो तो भाग के लिए हमारा ये नियम क्या कहता है, तो भाग वाला ये नियम हमारा ये कहता है कि इसमें x की पावर m बट्टे में लिख देंगे, ठीक है, y की पावर m, ठीक है, x की पावर m y की पावर m लिख देंगे, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x बट्टे y की पावर m, ठीक है। कई बार इस तरह यहाँ पे भी प्रश्न पूछा जाता है कि इसी को हम गुणा में भी x की पावर m इंटू y की पावर माइनस m लिख दिया जाता है, ठीक है। तो गुणा में लिखेंगे, माइनस का मतलब क्या होगा 1/y, ठीक है, ये याद रखना है, क्योंकि जब भाग होता है तो हम उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी इसी के लिए ये भी फॉलो करेगा, ठीक है। जैसे कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो क्वेश्चन किस तरह आप सॉल्व करोगे। मान लीजिए आपसे यह क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 3 की पावर 2 भाग 5 की पावर 2, ठीक है, 3 की पावर 2 भाग 5 की पावर 2 को सरल कीजिए या इसका मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, जो हमारा चतुर्थ नियम है 3 की पावर 2 हो जाएगी, इसी तरह इसको सॉल्व कर लेंगे और 5 की पावर 2 हो जाएगी, या हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं 3 की पावर 3/5 की पावर 2, यहाँ इस रूप में भी हम इसको आंसर दर्शा सकते हैं, ठीक है। तो आपका ये आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट नियम की, जो कि हमारा 5वां नियम है। 5वां हमारा नियम क्या कहता है, 5वां नियम हमारा ये कहता है कि यदि x की पावर m है और इन दोनों की पावर n हो, ठीक है, x की पावर m है, इन दोनों की पावर n हो, तब ये नियम हमारा क्या, इस तरह का सिचुएशन बनेगी। तो ये हमारा नियम क्या कहता है कि यदि x की पावर m है और इन दोनों की पावर n है तो इन पावर का क्या होता है, ब्रैकेट हटते ही आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी x m इंटू n, या इस तरह हम लिख सकते हैं m n लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपके समझने के ऊपर डिपेंड करता है। इस तरह अगर प्रश्न बनता है भाई कि 4 की पावर 5 है और इसकी पावर 2 है, इसको मान ज्ञात कीजिए या सरलतम रूप में लिखिए, तो इस तरह किससे सॉल्व करेंगे, तो इसकी 4 और पावर को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 इंटू 2 इजिकल टू जो हमारा आंसर होगा या सॉल्व होकर के हमारे 5 दूनी 10, 4 की पावर 10, जो कि आपका आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। इस तरह आप इस सब को भी, इस तरह के जो भी क्वेश्चन आएंगे इस नियम की सहायता से आप सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट नियम की ओर बढ़ते हैं हम। नियम नंबर हमारा 6 है। नियम नंबर 6 क्या कहता है, क्योंकि जब तक घातांक और करड़ी के नियम, जो घातांक के नियम है वो करड़ी से बिल्कुल डिपेंड होते हैं, इसलिए घातांक नियम आपको अध्ययन करना होगा। हमारा नेक्स्ट नियम क्या कहता है, यदि x की पावर 0 है, ठीक है, कोई भी राशि है अगर उसकी पावर 0 है तो आपको याद रखना होगा उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। क्या होती है, उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। मान लीजिए आपसे प्रश्न पूछा जाता है या ऑप्शन में कि 8 की पावर 0 है, इसका मान बताइए, आप गलती से 8 मत लिखाना, क्योंकि किसी भी जब राशि होती है उसकी पावर 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। या हम कहें कि 7 की पावर 0 भाई, तब भी इसका वैल्यू 1 होगी। अगर हम कहें 2 की पावर 0 है भाई, तब भी इसकी वैल्यू 1 होगी। हम कहें 5 की पावर 0 है, तब भी इसकी वैल्यू 1 होगी, ठीक है। पावर 0 हो, कोई भी संख्या हो, उसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी, इतना आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट नियम की ओर। नेक्स्ट नियम हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट नियम ये कहता है हमें, ठीक है, नेक्स्ट नियम क्या कहता है, यदि x की पावर माइनस में m हो, ठीक है, यदि x की पावर माइनस में m हो, तो मैं आपको बता चुका हूं कि जब भी पावर माइनस में होती है, ठीक है, यानी x की पावर या x की घात माइनस में होगी तो ये क्या कहते हैं, ऋणात्मक हमेशा 1/, इसे क्या ले जाते हैं हम, भिन्न के फ्रैक्शन के रूप में चेंज कर लेंगे, तो x की पावर m ये इसका निरूपित करेगा, ठीक है।
यहाँ इस तरीके से आपसे प्रश्न बनते हैं छोटे छोटे कि मान लीजिए 4 की पावर -2 है या 2 की पावर -3 है, कैसे भी बन सकता है। तो एक ही एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करेंगे और बेहतर तरीके से समझेंगे। तो देखिए 4 की पावर -2, तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो 4 की पावर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे 1/4 की पावर 2, या तो इस तरह ऐसा भी लिख सकते हैं, या फिर हम इसको 4 की पावर 1/16 भी लिख सकते हैं। इस तरह आप इस तरह के जो भी प्रश्न होंगे इसको बेहतर तरीके से समझ पाएंगे मित्रों। बढ़ते हमारे नेक्स्ट नियम की ओर। हमारा नेक्स्ट नियम क्या कहता है? नेक्स्ट नियम हमारा ये कहता है यदि x/y अगर फ्रैक्शन के रूप में यानी भिन्न के रूप में है तो किस तरह इसे सॉल्व करें। कई बार आपके समझ इस तरह की प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये जितने भी नियम्स हैं मैं आपको कंप्लीट तरीके से बता रहा हूँ, इनको समझना है। x की पावर -m है, ठीक है। तो इस तरह किस तरह इसको सॉल्व करेंगे। जब भी फ्रैक्शन में इस तरह की पावर दी जाएगी तो आप याद रखेंगे इसका जो अंश है वो परिवर्तित हो जाएंगे, ठीक है। अंश और हर का आपस में स्थान बदल दीजिए और पावर प्लस हो जाएगी इसकी। तो ये y जो कि हर था इसका बदल गया x हो जाएगा और इसकी पावर प्लस हो जाएगी, ठीक है। ये याद रखना है, ठीक है, क्योंकि देखो स्थान बदलते हैं तो पावर, जैसे कि मैंने आपको बताया था x की पावर -m था, तो हमने क्या कर दिया था 1/x की पावर यानी अपॉन में रख लिया। तो इस तरह इसको अपॉन में करेंगे तो इनकी आपस में जो चिन्ह है बदल जाएंगे, पावर प्लस में हो जाएगी, जिससे आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। इस तरह अगर क्वेश्चन बनेगा तब आप किस तरह सॉल्व कर पाएंगे। चलिए तो क्वेश्चन लेते हैं जिससे आप बेहतर तरीके से इसको समझ पाएंगे। तो यहाँ पर अगर इस तरह का एक क्वेश्चन बनता है, जैसे कि मान लीजिए 3 की पावर 5 सॉरी 3/5 माइनस की पावर 2 है, ठीक है। इस तरह का आपकी समझ क्वेश्चन आएगा और आपसे कहा जाएगा इसको मान ज्ञात कीजिए या सॉल्व कीजिए। तो आपको करना क्या होगा, बस अंश और हर को स्थान को बदलना है और पावर प्लस में हो जाएगी, ठीक है। तो 5/3 हो जाएगा और इसकी पावर जो होगी वो प्लस में हो जाएगी, ठीक है। बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। अब इसको आप ज्ञात कर सकते हैं या इतना भी रख सकते हैं। 5 का क्या करेंगे हम, जैसे अगले हमारे टॉपिक में वर्ग और वर्गमूल पढ़ेंगे ना, तो इसमें 5 का वर्ग करेंगे तो 25 होता है, ये आपको याद रखना होगा। और 3 का वर्ग क्या होगा, 9 होता है। तो अगर आपके ये आंसर है तब भी ठीक है, अगर आप यहाँ तक करके आते हैं तब भी आपको बेहतर अंक मिलेंगे मित्रों। तो हमारे जो घातांक के नियम थे वो बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक आपका करणी, ठीक है। तो करणी क्या है, अब करणी के बारे में जानेंगे, ठीक है, क्योंकि घातांक हमने अध्ययन कर चुका है। तो करणी का मतलब होता है यदि आपका जो x है, ठीक है, यदि x एक परिमेय संख्या हो, क्या हो, x एक परिमेय संख्या हो, ठीक है। यदि x एक परिमेय संख्या हो तब, और n एक आपका क्या हो, धन पूर्णांक हो। क्या हो आपका, n एक धन पूर्णांक हो। x एक परिमेय संख्या हो, n एक धन पूर्णांक हो, तब x की पावर जब 1/n होगी तो हम इसको n करणी x के रूप में डिनोट करते हैं, ठीक है। याद करेंगे n करणी x के रूप में डिनोट करेंगे। और यह जो है एक अपरिमेय संख्या होगी। क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। तब हम कहेंगे भाई कि n जो करणी है x की वह क्या है, n की करणी कहा जाएगा। किसकी करणी कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा n की करणी। अगर संकेत चिन्ह पूछा जाए आपसे कि किस रूप में निरूपित कर दें, तो करणी का जो संकेत चिन्ह होता है आप उसे बेहतर तरीके से समझेंगे। ये n से द्वारा हम इसको निरूपित कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह इसका ये संकेत चिन्ह होता है, जिसे आप बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। तो इसका संकेत चिन्ह आप समझ पाए होंगे। तो इसका जो संकेत चिन्ह है n करणी के माध्यम से लिखा जाता है, जहाँ पर n बराबर आपको याद रखना होगा, n बराबर होता है आपका 2, 3 डैश डैश करके कोई भी धनात्मक पूर्णांक हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि n रूट यानी करणी x, तो n क्या इसकी करणी कहलाएगी, क्या कहलाएगी, n इसकी करणी कहलाएगी, ठीक है। और x क्या है, करणीगत राशि कहलाएगी। x जो क्या कहलाएगी, आपकी करणीगत राशि कहलाएगी, ठीक है। कई बार पूछा जाएगा तो आप बता देंगे ये जो x है वो क्या है, आपकी करणीगत राशि है, ठीक है। x क्या है, आपकी करणीगत राशि है। कई बार इसकी डेफिनेशन इस संबंध में दी जाती है भाई कि वर्गमूल, ठीक है, क्या वर्गमूल, ठीक है, घनमूल तथा चतुर्थमूल के nवें पदों से या nवें मूल से बनी संख्या आपकी क्या कहलाती है, करणी कहलाती है, ठीक है। ये आपको याद रखना होगा कि करणी जो प्राप्त होगी वो एक अपरिमेय संख्या होगी। क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। कई बार ऑप्शन में आपसे पूछा जाएगा तो करणी क्या होगी, आपकी एक अपरिमेय संख्या होगी। इसे याद रखेंगे। अगर इससे प्रश्न बनते हैं तो देखिए इससे किस तरह के या कैसे संबंधी प्रश्न बनते हैं। तो चलिए एक्सप्लेन करते हैं। एक क्वेश्चन लेकर के आपको बेहतर तरीके से समझाया जाता है करणी को, जिससे आप बेहतर तरीके से समझ पाए हो। तो जैसे इस तरह का अगर कोई क्वेश्चन बनता है, मान लीजिए आपसे यह पूछा जाता है भाई
कि सबसे पहले एक प्रश्न बनने से पहले मैं आपको कुछ अवगत करा देता हूँ। कई बार क्या है, करणीयों गत की राशि पूछी जाती है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाता है ये कि √3, तो ये कौन सी करणी है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3 की पावर 1/2, ठीक है। यानी ये करणी राशि है जिसके देखो कोई भी करणी ना लगी हो तो आप याद रखेंगे वो 2 घात उसकी होती है, यानी द्विघात वाली करणी होगी। तो हम इसको बोलेंगे भाई कि जो करणी है वो द्विघात की करणी है। अगर इसी तरह तीन घात की होगी, चतुर्थ घात होगी, पंचम घात होगी, ठीक है। इसी तरह बन जाता है, ठीक है। अगर आप बाई के रूप में अगर पूछा जाता है इसकी पावर 1 है, अगर आपसे प्रश्न बनता है कि इसको करणी के रूप में लिखिए, बाई की पावर 1/m है को करणी के रूप में लिखिए, तो हम किस तरह लिख पाएंगे, ठीक जस्ट अपोजिट कर देंगे उसका, ठीक है। तो m करणी बाई यहाँ पर आप लिख पाएंगे, ठीक है। तो ये आपका m हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। m करणी बाई आप इसको बेहतर तरीके से लिख पाएंगे। इस तरह के आपके याद रखना होगा। अब इससे संबंधी नियम पढ़ते हैं। तो करणी के हमारे क्या नियम होते हैं, तो करणी के संबंधी नियम है हमारे कुछ, इनको याद रखना होगा। तो पहले नियम को हम स्टार्ट करते हैं कि जो पहला नियम है हमारा नियम नंबर 1, ठीक है। नियम नंबर 1 हमारा क्या कहता है कि यदि, ये तो आपको पहले से ही हमें नियम में रख लिया है, n करणी x, ठीक है। जब भी इस तरह की सिचुएशन आपके समक्ष बनेगी तो आपको लिखना होगा x की पावर 1/n, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको याद रखेंगे, n x की करणी है, ठीक है, और x करणीगत राशि है, ठीक है। मान लीजिए प्रश्न बनता है कि 5 की पावर √3 है आपका, ठीक है। 5 की पावर √3 है, या हम कह सकते हैं 5√3 है, ठीक है, या 3 की करणी 5 है, तो इस तरह भी बोलेंगे। तो इससे सॉल्व करेंगे, या इसको पूछा जाएगा कि इसको साधारण या मान ज्ञात कीजिए, तो 3 की पावर 1/5 आप बता पाएंगे, बेहतर तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नियम है इसका, जो कि सेकंड नियम है। द्वितीय नियम हमारा क्या कहता है, तो द्वितीय नियम हमारा नियम नंबर 2 यह कहता है कि, ये भी आप याद रखेंगे, दूसरा नियम यह कहता है यदि n करणी आपको याद रखना होगा, ठीक है, और x की पावर n, ठीक है, इस तरह के संबंधी यह नियम आपको याद करे रखना होगा, ठीक है। तब इस तरह की सिचुएशन बनती है या प्रश्न इस तरह का बनेगा तो आपको याद रखना होगा, यहाँ पर x की पावर पहले साधारण तरीके से कर लेंगे, और ये जो पावर है इसकी क्या होती है, इधर की पावर हो जाएगी 1/n हो जाएगी, ठीक है। 1/n हो जाएगी। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है हमारे घातांक के नियम से, ठीक है। तो x की पावर n मल्टीप्लाई 1/n हो जाएगा, n से n कट जाएगा यहाँ पर। तो इस तरह जो आपको प्राप्त होगा वो x की पावर 1 होगा, और x की पावर 1 की वैल्यू x होगी। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से सीधे जब याद रखना होगा तो क्या प्राप्त होगा आपको, x प्राप्त होगा, ठीक है। यदि n √x की पावर है n है, तब आपसे पूछा जाएगा क्या प्राप्त होगा आपको, क्योंकि n जो करनी है वो पावर से कट जाएगी, ठीक है। तो x आपको प्राप्त होगा, x आपको प्राप्त होता है। इस तरह इससे किस तरह का प्रश्न बनता है, तो चलिए एक प्रश्न लेकर के इसको भी, द्वितीय नियम को भी हम क्लियर करते हैं, ठीक है। अगर इस तरह के द्वितीय नियम से संबंधित कोई भी प्रश्न बनता है तो किस तरह आपको उसको सॉल्व करोगे, ठीक है। तो देखो उसको सॉल्व करने के लिए आपको कुछ ये नियम सभी ध्यान में रखने होंगे, ठीक है। इन नियमों को ध्यान में रखना बेहद जरूरी है। तो देखिए मान लीजिए 3 √2 की पावर 3, ठीक है, ये प्रश्न है, और आपसे पूछा जाएगा कि भाई इसका मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तब आप मान किस तरह ज्ञात करेंगे, तो सिंपल सा हमारा जो द्वितीय नियम है उसको याद रखना होगा कि जब भी इसकी पावर होगी 2 की पावर 3, ये मैं तुम्हें एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, पावर 1/3 हो जाएगी, ठीक है, इस तरह। तो ये 2 की पावर 3 हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/3, ठीक है। तो यहाँ से ये 3 से 3 कट जाएगा, तो आपके पास जो राशि बचेगी वो 2 की पावर 1 बचेगी, और पावर 1 होती है उसका वैल्यू हमेशा वही होती है, याद रखेंगे। तो 2 आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह अगर एक और क्वेश्चन बनता है तो किस तरह आप इसको सॉल्व कर लोगे, तो देखो संभवतः हम सभी आपको काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे मित्रों। तो द्वितीय अगर ऐसा प्रश्न बनता है कि एक और थोड़ा सा लेते हैं, 5√3 की पावर 5, तब इसे किस तरह सॉल्व करेंगे, तो हम इसे अब सीधे डायरेक्ट तरीके से याद करेंगे, क्योंकि हमें द्वितीय नियम याद है। तो ये 3 की पावर 5 हो जाएगी, इंटू 1/5 हो जाएगा, 5 से 5 कट जाएगी, 3 की पावर 1 बचेगी, जिसकी पावर 1 होती है उसकी वैल्यू वही होती है, याद रखेंगे। तो इसका भी आंसर हमारा 3 हमें प्राप्त हो जाएगा। इस तरह द्वितीय नियम की सहायता से हम जो भी प्रश्न बनेंगे इस तरह के संबंधी हम उनको सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट नियम है हमारा जो कि तृतीय है। तो तृतीय नियम आपका क्या कहता है, तो तृतीय नियम को भी समझना होगा, क्योंकि करणी के कुछ महत्वपूर्ण नियम होते हैं। जब तक करणी के नियम नहीं समझ पाएंगे आप, करणी जो है इससे बनने वाले प्रश्नों को आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसके नियमों को समझना बेहद जरूरी है। तो हमारा तीसरा नियम क्या कहता है, तीसरा नियम यह कहता है कि n
एक्स इंटू वाई। अगर ये सिचुएशन बनती है, ठीक है, तब ये हमारा नियम कहता है कि जो ये राशि हैं आपस में अलग अलग हो जाती हैं, तो एन हो जाएगी, अलग हो जाएगी, ठीक है। एक्स इंटू जो करनी के रूप में हम इसको डिनोट कर देंगे, एन करनी वाई हो जाएगी, एन करनी एक्स हो जाएगा। इस तरह को रूप में भी आप डिनोट कर सकते हैं इसको, ठीक है। अगर इससे संबंधित प्रश्न बनते हैं, जैसे मान लीजिए 5√6 है, ठीक है, 5√6 है, तो हम क्या करेंगे, अंदर जो संख्या है उसको पहले फैक्टर कर लेंगे, तो हम इसको लिखेंगे, ठीक है। तो 5 रूट में हम 2 तिया 6 इस तरह भी लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 लिख लेंगे, ठीक है। तो इसको हम करने का जो हमारा नियम नंबर 3 है उसके सहायता से हमें याद होना चाहिए कि 5√5 करनी 2 हो जाएगा, ठीक है, और इंटू 5 ये लिख पाएंगे हम, ठीक है। आपस में बीच में इंटू का साइन लगा देंगे, तो जिसे आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे तृतीय नियम पर आधारित कुछ क्वेश्चन हैं, ये समझ पाए होंगे। अब बढ़ते हैं अगले हमारे जो चतुर्थ नियम है उसकी ओर। तो हमारा चतुर्थ नियम क्या कहता है, चतुर्थ नियम की आपको ये याद रखना होगा, चतुर्थ नियम, क्योंकि कुछ करणी संबंधी नियम है, ये आपके लिए बेहतर परफॉर्मेंस देंगे, ठीक है। यदि एन इस तरह के आपके समझ बनता है, अगर रूट में आता है और फ्रैक्शन भी हो, ठीक है, तब ये सिचुएशन में आप किस तरह सॉल्व करेंगे। तो आप याद रखेंगे इसको भी हम अलग अलग करनी के रूप में, तो इस तरह इसको अलग कर लेंगे, एन करनी एक्स बट्टे एन करनी वाई। इस सिचुएशन में इसको हम सॉल्व कर लेंगे। अगर इस तरह के प्रश्न बन से इस नियम से, तो किस तरह प्रश्न बनेंगे मित्रों, तो देखिए 3 करनी दी हुई है, ठीक है, 4/3 रूट में दिया हुआ है, का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, सिंपल तरीके से इसी को इसी फॉर्म में लिख लेंगे, 3, ठीक है, √4/3 √3, इस तरह हम इसको डिनोट कर पाएंगे, ठीक है। तो इस तरह भी आप इसको लिख पाएंगे मित्रों। अगर ज़्यादा टफ बनता है तो देखिए इससे टफ लेवल का किस तरह इस नियम पर आधारित क्वेश्चन बनता है, तो उस तरह के प्रश्न को हम किस तरह सॉल्व कर पाएंगे। तो इस तरह के प्रश्न को हम, अगर मान लीजिए कि आपसे समझ पूछा जाता है कि भाई कि 12/121, ठीक है, 12/121 का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है, का मान ज्ञात कीजिए आप, 12/121 का मान ज्ञात कीजिए। तो अब ये आपको याद रखना होगा कि इसमें किस करड़ी का कौन सा नियम लगेगा, ठीक है। तो नियम नंबर 4 से हम बता जाएंगे, ठीक है। तो देखिए जिसका कोई नहीं है, आप समझते हैं उसकी 2 घात होती है, तो रूट में 12/121, ठीक है, कोई नहीं होता, ये याद रखने। तो ये हमें अब आगे गुणनखंड विधि जो कि वर्गमूल में ज्ञात करेंगे उसमें एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो हमें 12 के यहाँ पर क्या करने होंगे, फैक्टर करने होंगे, गुणनखंड करने होंगे। तो 12 के गुणनखंड आपको याद होना चाहिए, गुणनखंड विधि से कर देंगे, ठीक है। तो 2 दूनी 4 इंटू 3 12, ठीक है। इसी तरह हमें क्या करना होगा, ठीक है, इसी तरह हमें 121 के, जबकि आप जानते हैं 121 जो होता है 11 का वर्ग होता है, ठीक है। तो 11 इंटू 11। अब देखो वर्गमूल का नियम ये होता है कि जब भी समान राशियों से गुणा होता है तो उसका एक जोड़ा, 2 अंकों का एक जोड़ा रूट से बाहर निकलता है। इसी तरह इसमें से बाहर निकलेगा तो ये बचेगा 2, ऊपर से आ जाएगा √3/11, जो कि हमारा इसका आंसर हो जाएगा, या इसका जो प्रश्न पूछा गया इस तरह वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट नियम की ओर, जो कि नियम नंबर हमारा 5वां है। नियम नंबर हमारा 5 क्या क्या कहता है, तो चलिए नियम नंबर 5 की ओर अध्ययन करते हैं। तो नियम नंबर हमारा 5 क्या कहता है, क्योंकि सभी नियम आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। यदि सिचुएशन आपके समझ ये बनती है, n करनी x की पावर यदि m है, ठीक है, ये सिचुएशन बनती है, या नियम ये कहता है, इस तरह का प्रश्न बनता है, तब हम क्या करेंगे, तो इस तरह से इसे सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि आप देखो ये इसकी पावर होती है, तो पावर याद चली जाएगी, 1/n में हो जाएगी, ठीक है। इसकी पावर ये m हो जाएगी, ठीक है। और घातांक नियम से इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाता है, क्या हो जाता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाता है। तो देखिए x की पावर m इंटू 1/m लिख सकते हैं, या हम सीधे लिख सकेंगे x की पावर m/n, ठीक है। ये नियम आपको याद रखना होगा, जो कि नियम नंबर हमारा 5वां है, ठीक है। इससे संबंधित प्रश्न किस तरह बन सकते हैं, मान लीजिए देखो ये प्रश्न बनता है √5 की पावर 2, यानी सभी की, तो ये प्रश्न बनता है और पूछा जाएगा कि मान ज्ञात कीजिए। देखो जब आपको करनी के नियम याद हैं तो आप सीधे इसको साधारण सीधे तरीके से कर देंगे, तो 5 की पावर 1/3 हो जाएगा, इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई ऊपर होगा तो क्या हो जाएगा हमारा 5 की बट्टे पावर 2/3 आपका आंसर या इसकी वैल्यू हो जाएगी। इस तरह इसको अभी आप सॉल्व कर पाएंगे मित्रों। बढ़ते हैं नेक्स्ट नियम की ओर, जो कि हमारा 6वां नियम है। नियम नंबर 6 क्या कहता है,
सभी नियमों को हम विद एग्जाम्पल्स और आपके सभी जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके लिए भी अलग से समझाएंगे मैं आप मित्रों। तो नियम नंबर हमारा 6 क्या कहता है, यदि m करणी n x ये है तब इस तरह की सिचुएशन आपके समझ बनेगी। तो हमें करना क्या होता है, नियम हमारा ये कहता है कि इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो m इंटू एन हो जाएगा और रूट में जो x है उसे हम यूँ की त्यों लिख देंगे। ठीक है, तो हम इसे m n भी लिख सकते हैं, कई बार इस तरह भी आप इसको डिनोट कर पाएंगे मित्रों। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न या इस नियम पर आधारित है हमारा जो कि नियम नंबर 6 है, किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि मान लीजिए 3 आपसे पूछा जाएगा कि भाई 5 रूट में 7। ठीक है, और इसका मान ज्ञात कीजिए। तो आपको करना कुछ नहीं होगा, जैसे कि हमारे नियम की सहायता से इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है तो आप इधर दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इधर का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15 हो जाएगा और ये हमारा रूट 7 हो जाएगा। यही इसका सरलतम रूप होगा, ये आपका आंसर भी होगा। ठीक है, सरलतम रूप हो जाएगा, इसका मान भी हो जाएगा। इससे थोड़ा सा टफ और लेवल का क्वेश्चन अगर बनता है तो किस तरह बनेगा मित्रों, तो देखिए चलिए उसको भी सॉल्व करते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं जिससे आपकी बेहतर समझ में आ जाएगा। ये मान लीजिए ये बना है आपके पास प्रश्न रूट 2 रूट 24। ठीक है, इस तरह का आपके समझ प्रश्न बनता है और पूछा जाता है कि मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तब आप किस तरह कर पाएंगे। तो हमें करना क्या है, जो भी करनी है उनका आपस में यहाँ नियम नंबर 6 की सहायता से मल्टीप्लाई कर देना है 6 रूट में 24, जो कि आपका आंसर हो जाएगा मित्रों। ठीक है, इस तरह आप इसको बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। नेक्स्ट नियम की ओर बढ़ते हैं कि जो कि हमारा नियम नंबर 7 है। तो नियम नंबर 7 हमारा क्या कहता है, तो उसका भी अध्ययन करना होगा आपको। ठीक है, तो नियम नंबर 7 ये कहता है यदि z आपकी कोई राशि है, ठीक है, ये और बट्टे x प्लस m रूट में बाई हो। ठीक है, तब इस तरह के नियम बनेंगे, यानी जो यहाँ नीचे आपको रूट में संख्या प्राप्त होगी तो इसको क्या करना होगा, तो इसको सीधे से सिंपल बनाने के लिए हमें करना क्या होगा, तो इस तरह का जब सिचुएशन बनेगी तो इसके समान गुणनखंड से समान और ऋणात्मक यानी कि x माइनस एम रूट बाई, ठीक है, समान ऋणात्मक गुणनखंड से इसके अंश में भी और इसके हर में भी गुणा कर देंगे। इस तरह यानी कर देंगे x माइनस एम रूट बाई, ठीक है, बटे x माइनस एम रूट बाई। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा, समान गुणनखंड से और ऋणात्मक होना चाहिए, उससे इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों अंश और हर में, तो आपका जो सिंपल होगा ये आपका ए स्क्वायर माइनस जो हर है बी स्क्वायर की रूप में बन जाएगा, जिससे इसका जो रूट है वो हट जाएगा और हमें जो सिंपलीफिकेशन यानी सरल करने में इसकी काफ़ी आसानी होगी। इस तरह के क्वेश्चन किस तरह बनते हैं मित्रों, इस नियम पर आधारित यानी नियम नंबर 7 पर आधारित किस तरह बनेंगे, तो चलिए ये क्वेश्चन लेकर के आपको एक्सप्लेन करते हैं इसका भी बेहतर तरीके से। सभी नियम आपको याद रखने हैं और बेहतर तरीके से, अगर समझ नहीं आता है आपकी पहली बार में तो 1-2 बार इस वीडियो को देख लें अच्छी तरीके से, जिससे कि आपके शुरुआती जो वीडियो है और थोड़ी सी वीकनेस है तो आपकी क्लियर हो जाएगी मित्रों। मान लीजिए कि क्वेश्चन ये बनता है आपके 3/2 प्लस रूट 2, ठीक है, ये आपके समझ सिचुएशन बनती है। इस तरह आपको पूछा जाएगा कि इसको हल करिए या इसके सरलतम रूप में लिखिए। ठीक है, तब क्या करना होगा, तब हमें करना होगा, हमें नियम नंबर 7 याद होना चाहिए। जब भी आपको ये देखें, इस तरह की सिचुएशन देखें, ठीक है, अब आप कहोगे सर m नहीं है तो जिसका कोई नहीं होता उसका 2 होगा, ये याद रखेंगे आप। ठीक है, तो इस तरह की सिचुएशन में क्या करना होगा, हमें इस तरह की सिचुएशन में हमें करना होगा कि जो हमारा इसी के समान गुणनखंड से, किसके से, इसके जो समान गुणनखंड लेकिन नेगेटिव, ठीक है, ऋणात्मक, तो ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे 2 माइनस के रूट 2 से। ठीक है, सेम गुणन इसमें भी हर में करेंगे, ठीक है, इसके हर में भी इसका ही गुणा करेंगे, वो भी ऋणात्मक से ही। ठीक है, याद रखना होगा, जैसा कि नियम में कहा गया है वो याद रखना होगा। ठीक है, जिससे जैसे हमने देखो इसमें मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा ये 3, ठीक है, और इसे जो ब्रैकेट है उसको लगा देंगे। ठीक है, जो हमें प्राप्त होगा ब्रैकेट लगा देंगे 2 माइनस के रूट 2। अभी इसका अंदर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि हमें अभी जरूरत नहीं है, आप याद रखेंगे। ठीक है, और ये देखिए एक में प्लस है एक गुणनखंड में, ठीक है, और एक में माइनस है। ठीक है, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में बन जाता है, जैसे आप जानते हैं कि एक रूट में यानी एक ब्रैकेट में इसका प्लस होता है और एक ब्रैकेट में इसका माइनस होता है। ठीक है, ये याद रखेंगे। ठीक है, तो ये कौन सी फॉर्म में बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में, तो हम इसको देखो ए आपकी ये हो जाएगी और बी ये हो जाएगी। ठीक है, तो हम लिख देंगे आपका 2 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर। ठीक है, 2 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर। अब आपको करना क्या होगा, अब आप इसे इस तरह सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो किस तरह इसको सॉल्व करेंगे देखिए, तो हमें अब देखिए ये समझ में आ गया कि
कि हमारे पास जो राशि है वो ये है 2 माइनस के रूट 2, ठीक है, क्लियर हो चुका है। अब देखो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, ये आपको याद रखना होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, ठीक है। माइनस का जब रूट से स्क्वायर होता है तो रूट से ये स्क्वायर जो होता है कैंसिल हो जाता है तो 2 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, हमें कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है, आपके इसी तरह आपको आंसर मिल जाएगा। तो आंसर जो होगा हमारा वो आपको ये मिलेगा 3, जो ब्रैकेट लगा हुआ है 2 माइनस के रूट 2, ठीक है, अपॉन हो जाएगा हमारा 4 में से 2 गई तो 2। ये आपका आंसर आपको प्राप्त होगा मित्रों। इस तरह के प्रश्नों को आप इस तरह सॉल्व कर पाएंगे बेहतर तरीके से। ये आपके जो 7 नियम मैंने आपको क्लियर किए हैं, यहाँ पर आप बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे मित्रों। अब आगे बढ़ते हैं जो कि हमारे गणितीय संक्रियाएं हैं। गणितीय संक्रियाएं के जो हमारी, या हम कहें कि करनी के द्वारा जो हमारी संक्रियाएं किस तरह की, यानी हमारे करनी के भिन्न भिन्न ऑपरेशन, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग आदि किस तरह आप इसे सॉल्व करेंगे। तो हम बढ़ते हैं अगले कि करणीय की संक्रियाएं क्या होती हैं। तो जिसमें पहला है करणी का जोड़ना। अगर आपके पास करणीय है, ठीक है, कोई भी करणी दी हुई है तो आप किस तरह इसको जोड़ोगे, ठीक है। तो जोड़ने के लिए ये आपको याद रखना होगा कि कोई भी करणी दी गई है, मान लीजिए एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, 5 रूट 2 ये करणी दी गई है, ठीक है, और प्लस 8 रूट 2 दिया गया है, ठीक है, 5 रूट 2 प्लस 8 रूट 2 दिया गया है, ठीक है। तो बस ये आपको याद रखना होगा, जिसमें हमेशा आपको जो आपको ये कॉमन मिलेगा, ठीक है, ये आपको कॉमन मिलेगा, ठीक है, क्योंकि जब ही ऐड कर पाएंगे जब कॉमन होगा। और इन सभी को आपस में जोड़ देना है, ठीक है। 8 और 5 को अलग से जोड़ देना है, तो 8 और 5 हमारे कितने हो गए, हमारे 13 हो गए, और रूट 2 आपका कॉमन है सब में। इसलिए इस तरह की जब भी करनी आपको मिलेगी तो जो भी करनी होगी इस विधि से आप करनी को जोड़ पाएंगे मित्रों, ठीक है। जो हमारा बेस होता है यानी आधार इनका हमेशा बराबर होगा, तो जो कि कॉमन हो जाएगा, ठीक है। और इनके जो गुणांक हैं, यानी रूट 2 का गुणांक 5 है भाई, और रूट 2 का गुणांक 8 है, इन दोनों को आपस में क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो आपके पास 8 और 5 जब जोड़ते हैं हम तो हमें 13 प्राप्त होता है, और रूट 2 जो कि सभी में कॉमन होता है। ये आपका इस प्रकार की अगर करनी मिलती है तो आप इसे जोड़ पाएंगे मित्रों। नेक्स्ट बढ़ते हैं, आपको करनी का किस तरह आप घटाव कर पाएंगे, ठीक है। अब करनी का घटाना, किस तरह आप करनी का घटाना कर पाओगे, यानी घटाव किस तरह कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए कोई करनी दी हुई है, 4 रूट 7 दिया हुआ है, ठीक है, माइनस कहा गया है कि इस करनी को घटाइए इसमें से, ठीक है, इतना आपको याद रखना है, और 2 रूट 7 दिया गया है, ठीक है। आधार दोनों के समान होंगे, ये याद रखेंगे, ठीक है। तो आपस में करना क्या है, इसके जो गुणांक हैं, रूट 7 का गुणांक 4 है और यहाँ पर रूट 7 का गुणांक 2 है, तो इनको गुणांकों को आप घटा दीजिए, और ये सब में जैसे जोड़ में है सेम वैसे ही सिचुएशन यहाँ बनेगी, कॉमन रहेगा। तो 4 में से 2 घटाएंगे तो हमारे पास 2 बचेंगे और रूट 7 बचेगा। यही इसका आपका आंसर आ जाएगा करनी को घटाने पर, ठीक है मित्रों। नेक्स्ट आपका जो है आगे की संक्रिया है करनी का गुणा, किस प्रकार आप करोगे। तो करनी का जब गुणा करना है या आपसे प्रश्न बनता है तो किस तरह सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो साधारण तरीके से आपको अच्छी तरीके से समझना होगा। मान लीजिए ये आपके पास कोई प्रश्न दिया है, 6 रूट 3 दिया हुआ है, ठीक है, इंटू 2 रूट 5, ये आपके पास दो करनी, आपसे कहा जाएगा भाई इन दोनों का गुणा कीजिए या इन दोनों करणियों का गुणा ज्ञात कीजिए। तो करना क्या होगा, तो जो इसके साथ गुणांक हैं, ठीक है, रूट 3 का गुणांक 6 है और रूट 5 का गुणांक जो है वो 2 है, ये आपको याद रखना होगा। तो इनके जो गुणांक हैं उनका आपस में मल्टीप्लाई कर देना है भाई। 6 का गुणा करेंगे 2 में तो 12 आ जाएंगे, और जो आपस में करनी है उनको गुणा कर देना है, इन दोनों का गुणा इसमें कर देना है। तो 3 का जब 5 में होगा तो वो रूट में आएंगे, ठीक है, तो रूट में 15 आपका प्राप्त हो जाएगा। इस तरह आप करणियों का जो है गुणा कर पाएंगे, कोई भी करनी दी हो आप इस तरह इसका मल्टीप्लाई यानी कर पाएंगे मित्रों। नेक्स्ट आपका जो है इसका भाग संक्रिया, किस तरह इसको संपन्न करते हैं, यानी करनी का भाग। अगर करनी दी है तो भाग वाली जो संक्रिया होती है उसे किस तरह हम संपन्न करेंगे। तो मान लीजिए फिर एग्जांपल लेकर मैं आपको क्लियर करता हूँ। 8 रूट 6 आपकी कोई करनी दी हुई है और आपसे कहा जाए भाई भाग 2 रूट 3, ठीक है, या तो इसको गुणा में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, तो इसको चेंज हो जाएगा, अंश और आधार ये चेंज हो जाएगा, तो तब भी आपको मल्टीप्लाई करना होगा, या आप भाग से सीधे कर सकते हैं, ठीक है। भाग से सीधे किस तरह करेंगे कि भाग से इसका भाग आप सीधे इसमें, यानी जो रूट 3 का गुणांक जो है 2 है, यहाँ पर रूट 6 है और इसका गुणांक 8 है, तो इसमें जो गुणांक होते हैं इनमें इसका भाग दे देंगे। जब 2 का भाग हम सीधे तरीके से इसमें 8 में देंगे तो हमें 4 प्राप्त होगा, ठीक है। और जो रूट में जो करनी है इसका भाग इसमें दे देंगे भाई,
इस करनी में जैसे मल्टीप्लाई कर रहे थे कि पहले हमारे जो गुणांक है उनका मल्टीप्लाई, फिर उसके अंदर जो रूट वाली करनी है उसका मल्टीप्लाई। सेम सिचुएशन यहाँ पे करनी है, जो गुणांक है इनके इसमें उसका भाग दे देंगे और अंदर जो करनी है उसमें भी उसका भाग दे देंगे। ठीक है, तो 3 का भाग देंगे 6 में, तो हमें क्या होगा, √2 2 बार जाएगा तो जो प्राप्त होगा क्या होगा, वो √2 प्राप्त होगा। तो इस तरह हम बता सकते हैं कि जो हमें प्राप्त आंसर आएगा वो 4√2 इस करनी के भाग करने पर प्राप्त होगा। उम्मीद करता हूँ मित्रों जो हमारे द्वारा ये वीडियो आपको प्रोवाइड की है, पहला ही ये टॉपिक लिया हुआ है करनी एवं घातांक का, काफ़ी समझ आया होगा मित्रों। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए मित्रों, मोर देन लाइक मोर देन शेयर। आगे भी ऐसी आपकी कंटिन्यू क्लास चलती रहेंगी, जिसके लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसे जरूर दबाएंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के साथ इसी में मिलते हैं मित्रों। नमस्कार, धन्यवाद।